नमस्कार, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग कल वाले वीडियो में, कल वाले लेक्चर तक वर्ण विचार और शब्द विचार खत्म कर चुके हैं और जितने भी शब्द विचार के अच्छे अच्छे प्रश्न थे उन प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया गया है। आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है वाक्य विचार। आपको पहले दिन मैं बता दिया था कि भाषा का अंग, भाषा के कितने अंग होते हैं, तो भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला जो था वर्ण, जो पहला अंग है वर्ण, जो दूसरा है शब्द और तीसरा क्या है, तो तीसरा है वाक्य। बहुत इत्मीनान से समझिएगा, बहुत अच्छी टॉपिक चल रही है। भाषा के 3 अंग हैं। भाषा के कितने अंग हैं, तो भाषा के 3 अंग हैं, ऐसे ले लीजिए। भाषा के 3 अंग हैं, ठीक है। पहला अंग जो है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। वर्ण जो है, वर्ण की टॉपिक खत्म हो चुकी है, इसका प्रैक्टिस सेट भी हो गया है। जो दूसरा है भाषा का अंग शब्द, ये भी क्लियर, और तीसरा है कि आज से हम लोग वाक्य, जो भाषा का तीसरा अंग है वाक्य, वाक्य के विचार पर चर्चा करते हैं, ठीक है। वर्ण है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, चर्चा कर लिए हैं। शब्द क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये चर्चा कर लिए हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। यहां तक चर्चा हुआ, ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं, यहां पर आज से हम लोग जो चर्चा करेंगे वाक्य। सबसे पहले यहां ये समझेंगे, जो वाक्य है वो भाषा, ऐसे लिख देंगे, भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा या सबसे छोटी इकाई है। यह प्रश्न पूछा गया है, पीसेस का प्रश्न है, सबसे छोटी इकाई है। देखिए, वाक्य क्या है, भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा या सबसे छोटी इकाई है। भाषा क्या है, ठीक है। भाषा जैसे हिंदी भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा और इंग्लिश भाषा। यहां पर चर्चा चल रहा वाक्य का। वाक्य क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई है, व्याकरण की सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई है क्या, वाक्य। अब यहां पर एक बिंदु और समझते हैं, परिभाषा यहां पर देखते हैं कि परिभाषा क्या है। तो आपको यह पता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यह शब्द का परिभाषा है, ठीक है। अब वाक्य का परिभाषा यहां चर्चा करते हैं तो इसी शब्द से बनाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये चर्चा करेंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये वाक्य का परिभाषा है, वाक्य कहते हैं। यहां समझने योग्य बातें ये हैं, देखिए, परिभाषा बहुत कम ही पूछा जाता है। वर्ण का भी चर्चा कर लो, जब सबका चर्चा कर रहे हो, शब्द का चर्चा कर रहे हो, वाक्य का चर्चा कर रहे हो, तो वहां पर थोड़ा सा वर्ण भी देख लेते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण स्वतंत्र चर होते हैं, मतलब चर्चा किया था। वर्ण स्वतंत्र चर है, मतलब ये किसी
ये किसी व्यंजन पे निर्भर नहीं रहते हैं, निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वर्ण स्वतंत्र चर कहलाते हैं। अब वर्ण भी हो गया, शब्द भी हुआ और वाक्य हुआ। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहां पर मैं ये जानूंगा वाक्य के प्रकार। बहुत अच्छी टॉपिक चल रही है, वाक्य के प्रकार। देखिए, वैसे में देखा जाए तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो मूल रूप से वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। अगर परीक्षा में ऐसे साधारण रूप से पूछ लिया कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, या वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार हैं। अब जो पहला प्रकार है वाक्य का, देखिए मन से समझिएगा, बहुत अच्छी टॉपिक चल रही है। पहला प्रकार है प्रयोग व संरचना के आधार पर। प्रयोग व संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। ठीक है, वाक्य के प्रकार, यहां पर 2 चीज समझ रहे हैं आप। वाक्य 3 प्रकार के हैं। जो पहला प्रकार हुआ प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य। अब प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर 2 चीज क्लियर हो रहा है आपका। ठीक है, अभी फिर से समझाते हैं। जो दूसरा प्रकार है प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं, तो 3। अब प्रश्न अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ये अर्थ के आधार पर है। प्रश्न ये बनता है कि प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, तो आप साधारण से आंसर देते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। देखिए, आप प्रकार कहिए या आप भेद कहिए, आप प्रकार कहिए या आप भेद कहिए, दोनों का अर्थ एक होता है। जो तीसरा है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार। तीसरा लिख लेंगे क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। यहां पर फिर से समझेंगे हम। देखिए, वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य 3 प्रकार के हैं। वाक्य अगर देखा जाए मूल रूप से वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है, प्रयोग व संरचना के आधार पे वाक्य। ठीक है, या प्रयोग व संरचना के आधार पे। जो दूसरा है अर्थ के आधार पर, और तीसरा है क्रिया के आधार पर। मूल रूप से देखा जाए तो वाक्य के 3 प्रकार हैं, प्रयोग व संरचना के आधार पर पहला, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है क्रिया के आधार पर। अब प्रश्न यह बनता है कि प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, तो वाक्य 3 प्रकार के हैं। फिर प्रश्न बनता है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, तो वाक्य 8 प्रकार के हैं। फिर प्रश्न बनता है क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। और वाक्य क्या है? भाषा के दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई है। फिर प्रश्न बनता है वाक्य के प्रकार। तो वाक्य मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। मूल रूप से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रयोग व संरचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, क्रिया के आधार पे। प्रयोग व संरचना के आधार पे 3 प्रकार, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार, क्रिया के आधार पे तो 3 प्रकार। एक एक प्रकार का हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो वाक्य के प्रकार है, पहला प्रकार प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य प्रकार, इसी को लेकर चलते हैं। इसी का सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो पहला प्रकार हम लिख लेते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। देखिए पहला प्रकार है तो प्रयोग व संरचना के आधार पे, प्रयोग व संरचना के आधार पे या आधार पर वाक्य के प्रकार, ठीक है। वाक्य के प्रकार, इधर देखिए वाक्य के प्रकार कितने प्रकार के हैं? तो वाक्य प्रकार 3 है। अब पहला प्रकार क्या है? प्रयोग व संरचना के आधार पे वाक्य के 3 प्रकार, ये पहला है। अब देखिए जो इसके प्रकार हैं, प्रयोग व संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, देखिए पहले मैं यहां पर शो कर दिया 3 प्रकार के। पहला साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा जो है वो मिश्र या दूसरा है संयुक्त वाक्य। हाँ, संयुक्त वाक्य। प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला साधारण वाक्य और दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा क्या है? तो मिश्र या मिश्रित वाक्य कह सकते हो। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य या मिश्रित वाक्य। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है आपका। वाक्य के कितने प्रकार? वाक्य के कितने प्रकार? वाक्य के प्रकार कितने हैं? 3। और जो पहला प्रकार है प्रयोग व संरचना के आधार पे, तो ये भी 3 प्रकार के हैं। प्रयोगी संरचना के आधार पर ये भी 3 प्रकार के हैं। पहला क्या बता दिया? साधारण, और दूसरा बता दिया संयुक्त, और तीसरा बता दिया मिश्रित। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। साधारण वाक्य जो कि प्रयोग व संरचना के आधार पर पहला प्रकार है, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा क्या है? मिश्रित वाक्य। एक एक करके हम चर्चा करते हैं मित्रों। चलिए देखिए, अब आप लोग को पढ़ना है पहला साधारण वाक्य। पढ़ना है साधारण वाक्य। देखिए मित्रों, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य, जैसे आप पहले एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कहते हैं राम जाता है, ठीक है, श्याम जाता है, या मोहन खेलता है। अब प्रश्न ये बनता है कि ऐसे नॉर्मली अगर उदाहरण मिल जा रहा है तो हम जान जाते हैं। समझने की दृष्टि से इसमें हम ये पढ़ते हैं, जब किसी भी वाक्य में, या हम ये कह सकते हैं जब या वह वाक्य जिसमें, लिख लेंगे वह वाक्य जिसमें, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। उसे साधारण वाक्य कहते हैं। समझने वाली बात है कि साधारण वाक्य किससे कहते हैं? तो वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और
एक विधेय हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब यहां प्रश्न ये बनता है कि विधेय क्या है और उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है और विधेय क्या, यही समझ लेते हैं ताकि आने वाले जो भी वाक्य हैं वो आसान हो जाए। तो पहले हम उद्देश्य समझ लेते हैं। क्या है उद्देश्य? उद्देश्य किसे कहते हैं? अब देखिए यहां पर कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, कर्ता क्या है? जो कार्य करता है वही करता है। अब उद्देश्य का परिभाषा यहां समझने वाली यह बनती है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य होता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य होता है या उद्देश्य कहलाता है। और इसमें कर्ता के साथ साथ कर्ता का विस्तारक भी शामिल होता है। ठीक है, कर्ता का विस्तारक भी शामिल होता है। तो लिख लेंगे वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य कहलाता है। ये डेफिनेशन पूछ लेता है, बहुत मन से समझिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न आता है कि उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहते हैं या वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, अब प्रश्न यह बनता है कि विधेय किसे कहते हैं? प्रश्न यह बन रहा है कि विधेय किसे कहते हैं? अब विधेय क्या होता है कि उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन, बारे में कहा गया कथन, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। विधेय कहलाता, अभी सब क्लियर हो जाएगा। कहलाता है। देखिए यहां समझ लीजिए, प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। सबसे पहले मैं बताया कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार है प्रयोग व संरचना के आधार पर। अब प्रयोग व संरचना के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के हैं। जो पहला प्रकार है साधारण वाक्य, और दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं साधारण वाक्य का। किसका चर्चा कर रहे हैं मित्रों? साधारण वाक्य का। अब साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो वह वाक्य जिसमें एक विधेय हो या जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? हम साधारण वाक्य की संज्ञा देते हैं। उसे साधारण वाक्य की संज्ञा दिया जाता है। अब उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है? हमने चर्चा किया कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। अब विधेय क्या है? कर्ता के बारे में देखिए लिखा गया, विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन। उद्देश्य के बारे में मतलब कर्ता के बारे में कहा गया कथन क्या कहलाता है? विधेय। क्योंकि जो कर्ता है वही उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन या कर्ता के बारे में कहा गया कथन क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। अब फिर से देख लीजिए, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे साधारण वाक्य का एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम भोजन करता है। राम भोजन करता है। राम भोजन
करता है। देखिए, राम भोजन करता है। अब प्रश्न ये बनता है कि साधारण वाक्य वही है जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। तो जो राम है, राम करता है। हमने ये कहा था कि कर्ता के बारे में जो बात हो, ठीक है, वही उद्देश्य है। तो राम क्या करता है? भोजन करता है। अब यहां पे जो राम है, यहां पे जो राम है, ये हो गया उद्देश्य। ये क्या हो गया? उद्देश्य। राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब क्या है, क्योंकि राम भोजन, अगर राम भोजन कहते हो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, लेकिन पूरा वाक्य तो राम भोजन करता है। अब ये जो है वाक्य भोजन करता, ये क्या हो गया? ये विधेय हो गया। ये क्या हो गया? तो ये विधेय हो गया। राम भोजन करता है, इसमें एक ही उद्देश्य आया और इसमें एक ही विधेयक आया, इसलिए यह साधारण वाक्य है। इसलिए क्या है? साधारण वाक्य। अब यहां पर चर्चा यह करना है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए अगर देखना हो तो। श्याम क्रिकेट खेलता है। श्याम क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता, कौन खेलता है? श्याम। अब श्याम क्या है? एक कर्ता है, और कर्ता क्या होता है? तो कर्ता ही उद्देश्य होता है। ठीक है, बाकी क्रिकेट खेलना, क्योंकि जब तक श्याम नहीं रहेगा तब तक कार्य नहीं होगा, और कार्य क्या होगा? क्रिकेट खेलना हुआ। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये विधेय है। जब एक ही वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय आता है तो हमेशा साधारण वाक्य होता है। हमेशा क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, एक एग्जाम्पल के लिए दूसरा देख लीजिए। श्याम व राम भोजन करता है। श्याम व राम भोजन करता है। देखिए, जो दूसरा एग्जाम्पल है, श्याम व राम भोजन करता है। राम भोजन, श्याम व राम भोजन करता है। देखिए, यहां पे दो कर्ता आ गया, एक श्याम है, एक राम है। और कर्ता क्या है? तो कर्ता क्या है? कर्ता उद्देश्य है। कर्ता क्या है? कर्ता उद्देश्य। यहां पर दो कर्ता आ गया, मतलब यहां पर दो उद्देश्य आ गया। यहां पर दो उद्देश्य नहीं, ये देखिए, समझिए, राम व श्याम भोजन करता है। यहां कहने का मतलब क्या है? श्याम भोजन करता है और राम भोजन करता है। श्याम भोजन करता है व राम भोजन करता, मतलब श्याम भी भोजन करता है और राम भी भोजन करता है। तो जहां पे दो कर्ता आए, ठीक है, जहां पे यदि वाक्य में कर्ता सबसे अधिक और क्रिया समान रहे, यदि वाक्य में, लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, यदि वाक्य में कर्ता अधिक बार आए, यदि वाक्य में कर्ता अधिक बार आए तो, एक मिनट, आए और क्रिया समान रहे, और क्रिया समान रहे, क्रिया समान रहे, तो साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य होता है। देखिए, नोट में क्या लिखे आप? यदि वाक्य में कर्ता अधिक बार आए, समझने वाली बात क्या है? यदि वाक्य में कर्ता अधिक बार आए
और क्रिया समान रहे तो, क्रिया समान रहे तो साधारण वाक्य होता। देखो मित्रों, यहां पर एक कर्ता आया है, यहां पर एक कर्ता आया है और दो कर्ता आया है। यहां पे एक कर्ता और दो कर्ता, मतलब श्याम भी करता है और राम भी करता है। आप ये कह सकते हो कि श्याम भी उद्देश्य है और राम भी उद्देश्य है, लेकिन मैं नोट में एक लिखाया हूं कि यदि वाक्य में कर्ता अधिक बार आए और क्रिया समान हो, मतलब एक ही क्रिया हो रहा है, तो मैं लिखा हूं राम व श्याम भोजन करता है। राम को छिपा लिया जाए तो श्याम भोजन करता है, राम भोजन करता है, क्रिया एक समान है। फिर से समझिए, यदि वाक्य में कर्ता एक या एक से अधिक बार आए, यदि वाक्य में कर्ता एक या एक से अधिक बार आए और क्रिया समान हो, तो वहां पर भी हमेशा साधारण वाक्य होता है। अब देखिए, श्याम व राम, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों उद्देश्य हैं। ये क्या है, उद्देश्य है। और ये क्या है, भोजन करता, ये विधेय है। ये क्या है, विधेय है। तो ये भी साधारण वाक्य का परिभाषा है, सॉरी एग्जाम्पल है, साधारण वाक्य का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, चलिए अब दूसरा देखिए, नेक्स्ट एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग, साधारण वाक्य का नोट लिख लेंगे। हाँ लिखिए, राम व श्याम पढ़ रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए, राम व श्याम पढ़ रहे हैं। राम व श्याम पढ़ रहे हैं। मैं पहले चर्चा किया कि यदि वाक्य में एक या एक से अधिक बार कर्ता आए और क्रिया समान रहे तो हमेशा वो साधारण वाक्य के अंतर्गत आता है। नोट में मैं लिखाया था, यहां पहला नोट लिखाया था, इस पर चर्चा कर लेंगे, दो नोट चर्चा कर लेंगे। देखिए, जो पहले नोट में लिखाए थे नोट में, इधर देखिए, पहला में लिखाया था यदि, देखिए बहुत गूढ़ चीज है, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य में अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यहां आपका केवल कंफ्यूज दूर करने आया हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने आया हूं, इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है। नोट देखिए, यदि वाक्य में, मैं यही लिखाया था अभी, यदि वाक्य में कर्ता एक या एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए तो कर्ता हमेशा विधेय, सॉरी उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है। ठीक है, या इसी में और बढ़ा लीजिए, और दूसरा पॉइंट लिखने का कोई जरूरत नहीं, इसी में बढ़ा लो, और क्रिया हमेशा विधेय होती है, और क्रिया हमेशा विधेय होती है। नोट में, यदि वाक्य कर्ता एक या एक से अधिक बार आए तो जितने भी कर्ता हैं वो सभी कर्ता उद्देश्य कहलाएंगे। ठीक है, राम व श्याम तो कई बार आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, राम और श्याम क्या हो जाएगा, तो राम और श्याम उद्देश्य हो जाएगा। राम और श्याम क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और सभी क्रिया, मतलब चाहे राम के द्वारा किया जा रहा है या श्याम के द्वारा किया, ये हमेशा क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमेशा विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, तो ये हमेशा विधेय हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब प्रश्न ये बनता है, एक एग्जांपल और देखिए। अब आप लोग बताइए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राम श्याम मोहन सोहन, कई नाम दे रहा हूं, राम श्याम मोहन
राहुल, संदीप। कितने नाम हो गए? देखिए देखिए, राम, श्याम, मोहन, राहुल, संदीप। राम, श्याम, मोहन, राहुल, संदीप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इतना बड़ा वाक्य है, अब आप ये बताइए साधारण वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है? तो इतना बड़ा सेंटेंस, इतना बड़ा वाक्य समझ के बिल्कुल मत ये घबराना कि ये तो साधारण वाक्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं नोट में लिखा दिया हूं यदि कर्ता एक या एक से अधिक बार आए। तो देखो कर्ता कितनी बार आई है, एक कर्ता, दो कर्ता, तीन कर्ता, चार कर्ता, पांच कर्ता। ठीक है, यदि वाक्य में एक या एक से अधिक बार कर्ता आए हो तो सभी कर्ता क्या कहलाते हैं? एक ही उद्देश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक ही उद्देश्य कहलाते हैं। और जितने भी क्रिया, चाहे वो राम क्रिकेट खेल रहा है, श्याम क्रिकेट खेल रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, संदीप क्रिकेट खेल रहा है, तो ऐसे देखा जाए तो कई क्रियाएं हो रही है। अगर अलग अलग पढ़ेंगे हम तो ऐसे में ये जो क्रिया है, ये क्रिया विधेय कहलाती हैं। ये क्रिया क्या है मित्रों? तो विधेय है। क्या है? विधेय है। अब यहां पर जो प्रयोग व संरचना के आधार पर हम आपको बताए थे कि तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। जो पहला प्रकार हो गया साधारण वाक्य, वो आप लोग समझ गए। फिर से समझ लीजिए, ज्यादा नहीं, केवल 1 मिनट का टाइम दीजिए कि यदि वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो हमेशा वो साधारण वाक्य होता है। दूसरा वाक्य क्या है? जो दूसरा वाक्य है, जो कि तीन प्रकार के हैं, तो जो दूसरा वाक्य है वो है संयुक्त वाक्य। वो है संयुक्त वाक्य, ये दूसरा वाक्य है। अब प्रश्न ये बनता है कि साधारण वाक्य का परिभाषा तो मैं आसानी से समझ लिया, अब संयुक्त वाक्य की परिभाषा यहां समझना है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं मित्रों? देखिए, जब वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता था तो साधारण वाक्य होता था। यहीं से परिभाषा हमको यह मिली कि जब कई साधारण वाक्य जोड़ करके एक मिश्रित वाक्य बनाई जा सकती है, संयुक्त वाक्य बनाई जा सकती है, या संयुक्त वाक्य में कई उपवाक्य होते हैं, या संयुक्त वाक्य में कई उपवाक्य होते हैं, या सभी उपवाक्यों को जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाई जाती है। कई प्रकार से परिभाषा बना सकते हैं संयुक्त वाक्य का। संयुक्त वाक्य का मतलब सभी या कई उपवाक्य जोड़ करके संयुक्त वाक्य कहलाता है, या साधारण वाक्य या एक संयुक्त वाक्य में कई साधारण वाक्य होते हैं। चलिए तो लिख लेंगे संयुक्त वाक्य का परिभाषा, लिख लीजिए। लिखिए, पहले लिखिए उपवाक्य के जोड़ने पर उपवाक्य को जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है, उपवाक्य को जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बनता है, या संयुक्त वाक्य में, ऐसे लिखिए, संयुक्त वाक्य में सभी वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। साधारण वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। उपवाक्य को जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बनता है और संयुक्त वाक्य में सभी साधारण वाक्य होते हैं। मतलब कई साधारण वाक्य हम क्या करते हैं तो जोड़ते हैं,
कई साधारण वाक्य क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब देखिए जैसे हमने कहा, बहुत गौर से समझिएगा, बहुत अच्छा आपको मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, बहुत गजब का। जैसे मैंने लिख दिया, मैं क्या लिख दिया, जल्दी बोलो, मैं क्या लिख दिया, मोहन खेल रहा। लिखिए मोहन खेल रहा है, ठीक है। फिर मैंने श्याम पढ़ रहा है। फिर मैंने लिख दिया कि सुधीर काम कर रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इतना बड़ा एग्जाम्पल है, देखिए, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। मोहन खेल रहा, पहला। श्याम पढ़ रहा, दूसरा। सुधीर काम कर रहा है। संयुक्त वाक्य में कई उपवाक्य होते हैं या कई साधारण वाक्य होते हैं। तो देखिए साधारण वाक्य क्या है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। चलिए कामा लगा, यहां देखिए मोहन क्या है, तो मोहन एक उद्देश्य है, मोहन उद्देश्य है, ठीक है। खेल रहा क्या है, विधेय है। अब ये एक वाक्य है, देखिए मोहन खेल रहा है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। दूसरा देखिए श्याम भी उद्देश्य है, पढ़ रहा ये विधेय है, ठीक है। ये दूसरा वाक्य हो गया। और तीसरा वाक्य देखिए, सुधीर क्या है, ये भी उद्देश्य है, काम कर रहा है ये क्या है, ये भी विधेय है। अब देखिए मित्रों, मोहन खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है, सुधीर काम कर रहा है, तो मोहन एक उद्देश्य। और साधारण वाक्य किसे कहते हैं, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। तो पहला साधारण वाक्य एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, यह भी साधारण वाक्य है। दूसरा साधारण वाक्य एक उद्देश्य हो और दूसरा विधेय हो, यह भी साधारण वाक्य, मतलब तीसरा साधारण वाक्य। अब एक साधारण वाक्य जुड़ करके दूसरा, 1 2 3, इनमें सभी तीनों साधारण वाक्य जुड़े हुए हैं। तो जब एक ही वाक्य में 3 साधारण वाक्य जुड़ते हैं तो वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में कई विधेय भी हो सकते हैं और कई उद्देश्य। जैसे अगर देखा जाए तो ये जो संयुक्त वाक्य है, एक उद्देश्य, 2 उद्देश्य, 3 उद्देश्य, एक विधेय, 2 विधेय, 3 विधेय। जिस प्रकार साधारण वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, उसी प्रकार संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो सकता है और एक से अधिक विधेय हो सकता है। यह संयुक्त वाक्य है मित्रों, ठीक है। संयुक्त वाक्य में दो तीन आपको योजक चिन्ह मिलेंगे। उन योजक चिन्ह से हम पहचान सकते हैं कि संयुक्त वाक्य है कि नहीं है, संयुक्त वाक्य है कि नहीं है। देखिए अगर कॉमा कहीं लगा है, देखिए संयुक्त शब्द है, संयुक्त शब्द किसे कहते हैं, या संयुक्त निशान क्या है, कॉमा। कॉमा क्या है, संयुक्त जो वाक्य है उसमें योजक चिन्ह होते हैं। फिर से समझिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, फिर से समझिए। जो संयुक्त वाक्य है, जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। हमेशा किसका प्रयोग होता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। मित्रों जो कामा है, कामा भी योजक चिन्ह है, कामा भी योजक चिन्ह के अंतर्गत आता है। जैसे आप योजक चिन्ह में लिखेंगे लेकिन, फिर आप लिख लेंगे
परंतु, फिर आप लिख लेंगे और। ये सब क्या है? ये सब योजक चिन्ह है। ये सब क्या है? योजक। फिर आप लिख लेंगे अथवा। अथवा क्या है? अथवा भी योजक चिन्ह है। अथवा। फिर आप लिखेंगे ज्यों। फिर आप लेंगे ज्यों ज्यों। क्या लिखेंगे? ज्यों ज्यों ज्यों। फिर लिखेंगे आप उसका। फिर लिखेंगे आप जिसका। ये सब क्या है? ये सब योजक चिन्ह है। और जब किसी भी वाक्य में, ठीक है, लेकिन, परंतु, और, अथवा, ज्यों ज्यों ज्यों, उसका, जिसका, ये योजक चिन्ह आते हैं तो हमेशा 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 संयुक्त वाक्य कहलाता है। हमेशा क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। मित्रों, ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब हम पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। क्योंकि प्रयोगमा संरचना के आधार पे हम वाक्य पढ़ रहे हैं। प्रयोग संरचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार, 2 प्रकार खत्म हो गया। अब तीसरा प्रकार क्या है मित्रों? तो तीसरा प्रकार है मिश्र व मिश्रित वाक्य कह सकते हो। मिश्र व मिश्रित वाक्य, ठीक है। अब प्रश्न यह भी बन जाता है कि मिश्र व मिश्रित वाक्य किसका भाग है? तो आप बताते हो प्रयोग व संरचना के आधार पर, या प्रयोग व संरचना का भाग है। अब यहां प्रश्न यह बनता है कि मिश्र व मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? आप बहुत आसानी से, बहुत शालीनता से, सरलता से साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में परिचित हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक, अब हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट प्रकार है प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य का प्रकार तीसरा, मिश्र व संयुक्त, मिश्र व मिश्रित वाक्य। देखिए क्या है वह वाक्य, लिख लीजिए, वह वाक्य अभी समय में आएगा जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। वह वाक्य कभी भी परिभाषा नहीं पूछेगा। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, शेष या कई, शेष उपवाक्य हो, उपवाक्य हो या साधारण वाक्य हो, ऐसे कह सकते हैं, साधारण वाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है या मिश्र वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। बहुत मन से समझिएगा। मिश्र व मिश्रित वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, शेष उपवाक्य व साधारण वाक्य हो तो हमेशा मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब ये क्या है? ये क्या है? प्रधान वाक्य। अब प्रधान का मतलब मुख्य कह सकते हो, जो मुखिया होता है प्रधान कहलाता, गांव का ना। तो उसी प्रकार इन सेंटेंस में, इन मिश्रित वाक्य में वह वाक्य जो बहुत मेन हो, जिन पर सभी उपवाक्य आश्रित हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलो। एग्जाम्पल देखिए, पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलो, पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलो। पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। देखिए, पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलो। देखिए यहां पर कितने वाक्य? पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। मित्रों, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन वाक्य चल रहा है। ठीक है, जो मिश्रित वाक्य है बहुत कठिन लेकिन बहुत आसान है। थोड़ा समझने का दृष्टिकोण चेंज करिए, थोड़ा समझने का तरीका चेंज करिए, मेरे साथ जुड़िए, तत्काल समझ में आएगा। देखिए,
मिश्र व मिश्रित वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और शेष उपवाक्य हो जो प्रधान वाक्य पे आश्रित हो। मतलब क्या हुआ, जैसे ये जो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल पढ़ा रहे हैं मित्रों, नित्या एग्जाम पॉइंटर पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो इसके डायरेक्टर सर हैं जैसे FR वर्मा सर, तो वो क्या है, वो मेन है, वो प्रधान है, और हम जो पढ़ा रहे हैं हम क्या हैं, उन पर आश्रित हैं। अब कहने का मतलब समझिए, बहुत मजा आएगा। सपोज दैट अब वो अलग हो जाते हैं तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो बेकार हो जाऊंगा, मेरा कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब एक मेन वाक्य होगा और ढेर सारे उपवाक्य होंगे, उन उपवाक्यों का तभी मतलब होगा जब वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहेगा। देखिए कैसे, देखिए जैसे पिताजी ने कहा, किसने कहा, सदा सत्य बोलो झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो झूठ मत बोलो। पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलो झूठ मत बोलो। सपोज दैट अब ये वाक्य हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम काट देते हैं। पहला है पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलो झूठ मत बोलो। अगर हम पिताजी सेंटेंस जो पहला को हटा देते हैं तो हम ऐसे सदा सत्य बोलो झूठ मत बोलो। अरे सदा सत्य बोलो झूठ मत बोलो, कौन किससे कह रहा, कुछ मिल रहा है। सदा सत्य बोलो झूठ मत बोलो, कोई औचित्य है, कोई औचित्य है इस वाक्य का, कोई मतलब नहीं। तो यही जो दो वाक्य हैं, सदा सत्य बोलो झूठ मत बोलो, ये दोनों वाक्य किस पर निर्भर है, तो ये दोनों वाक्य किस पर निर्भर है, पहले वाले वाक्य के। तो पहले वाले वाक्य को प्रधान वाक्य कहा जाता है, पहले वाले वाक्य को प्रधान वाक्य कहा जाता है, और जो दूसरा तीसरा वाक्य है इसको साधारण वाक्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, साधारण वाक्य कहा जाता है। तो अब क्लियर आ गया होगा, समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि ये हमेशा जो उपवाक्य होते हैं ये प्रधान वाक्य पे क्या होते हैं, तो आश्रित होते हैं मित्रों, ठीक है। ये था जो वाक्य की चर्चा चल रही है, वाक्य के आधार पे पहला प्रकार, और पहला प्रकार प्रयोग व संरचना के आधार पे, प्रयोग व संरचना के आधार पर ये तीन प्रकार के होते और तीनों का चर्चा हम कर चुके हैं मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो दूसरा प्रकार है, वाक्य का प्रकार जो दूसरा प्रकार है मित्रों, जो कि 8 प्रकार का होता है, वो दूसरा प्रकार है अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद, या अर्थ के आधार पे वाक्य का प्रकार, ये दूसरा प्रकार है, वो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।